तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर मॉडल जो है एटम का डिस्कस किया था। अब उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स और उनकी नोटेशंस को डिस्कस करेंगे। ये ऐसा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, बट न्यूमेरिकल वाइज जो इम्पोर्टेंट है। अब जो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स हैं, जिसे हम क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स को जिसे हम क्वांटम स्टेट्स भी बोलते हैं, दे आर डिस्क्राइब्ड बाय दीज क्वांटम नंबर्स एन, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्मॉल एस स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल जे टोटल क्वांटम नंबर। तो जब एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होती है, इट कोरस्पॉन्ड्स टू एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, एफ इलेक्ट्रॉन, जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो अगर आप n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 0 है, इस स्टेट को हम बोलते हैं 2s स्टेट। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, इट इज कॉल्ड 3p स्टेट। ठीक है। अगर मैं, ये तो इलेक्ट्रॉन्स की बात थी, अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करूं ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, अगर मैं एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम की बात करूं, उसे मैं यूजुअली बोलता हूं टर्म वैल्यू, टर्म ऑफ द एटम। ठीक है। और जो टर्म वैल्यू है उसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस, कैपिटल पी, कैपिटल डी, कैपिटल एफ, इस तरह से। ठीक है। सो अगर मैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कंसीडर करता हूँ तो J इज इक्वल टू एल प्लस एस। ठीक है। S जो है मेरे को पता है हाफ होता है, तो L प्लस हाफ हो सकता है J, या फिर L माइनस एस, डेट इज L माइनस हाफ हो सकता है। ठीक है। विद एक्सेप्शन, अब जो है इसमें जो L जो है मेरे पास दो लेवल्स में स्प्लिट हो सकता है। सिर्फ एक्सेप्शन कौन सी है? एक्सेप्शन है एस टर्म। एस टर्म में मेरे पास जो L है वो 0 होता है, तो L 0 होने का मतलब जो J है वो हाफ ही होगा। बाकी लेकिन जो P, D, F, बाकी जो स्टेट्स हैं P, D, F, G, उस केस में जो J की वैल्यूज़ हैं वो दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, या L प्लस हाफ या फिर L माइनस हाफ। ठीक है। तो जो ये नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं L और S की, और जो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको हम यूजुअली रिप्रेजेंट, इसको हम यूजुअली बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ टर्म। मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज गिवन बाय 2s प्लस 1। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एटम है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही स्पिन रहेगी, मतलब s जो है वो हाफ होएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन एटम की जो मल्टीप्लिसिटी है वो हमेशा कितनी होएगी? 2 होगी। और जो मल्टीप्लिसिटी है वो हमेशा लिखी जाती है लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट में। तो अगर मुझे किसी भी एटम की स्टेट को डिनोट करना है तो वो उसके लिए रूल है, वो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इस टाइम। एल यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा जाता है N। ठीक है। यहाँ पे लिखी जाती है J की वैल्यू, और ऊपर लिखी जाती है टॉप पे मल्टीप्लिसिटी। ये रूल है। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज टर्म वैल्यू है S, P, D। L की वैल्यू, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2। J की वैल्यू, क्योंकि S तो हाफ ही है तो J 0 प्लस हाफ। यहाँ पे L 1 है, S हाफ होता है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? L माइनस एस या फिर L प्लस एस। तो 1 माइनस हाफ हाफ, और 1 प्लस हाफ 3/2। ऐसे यहाँ पे L 2 है, S हाफ है, तो J की वैल्यू क्या होती है? L माइनस एस से L प्लस एस वेरी करती है। L माइनस एस 2 माइनस हाफ, 2 to the
3/2 से लेके 5/2, मतलब जे की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 3/2 एंड 5/2। तो अगर फुल नोटेशन लिखनी है, फुल नोटेशन लिखनी है तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी आएगी। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में मल्टीप्लिसिटी तो हमेशा 2 ही रहेगी, 2 L S था, ठीक है। N की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है तो मैं N नहीं लिख रहा अभी, J की वैल्यू हाफ, तो 2S हाफ। तो यहाँ पे आया 2P हाफ, 2P 3/2, और यहाँ पे आया 2D 3/2 एंड 2D 5/2। और अगर कोई आपको सपोज कीजिए n = 2 दे दे, L = 1 दे दे, S = हाफ दे दे और कहे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में नोटेशन लिखो, पहले तो यहाँ से J निकाल लीजिए। सपोज कीजिए J जो है आपने 3/2 लिया, तो इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है वो क्या आएगी, N2 है तो 2, L1 है तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग P, मल्टीप्लिसिटी ऊपर आएगी 2 और J की वैल्यू 3/2। ऑल तो J की वैल्यू यहाँ पे 3/2 के अलावा 1/2 भी हो सकती है, उस केस में 2P 1/2 हो जाएगी। ये बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस जो हैं इसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसकी डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। जो वैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है, चाहे एलिप्टिकल ऑर्बिट में या सर्कुलर ऑर्बिट में। जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है ना, ये परटर्ब्ड होता है। परटर्ब्ड का मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होता है, जिसकी वजह से जो ये मोशन है वो, इसका जो पेरीहीलियन है ये यूं मूव करता रहता है, फिक्स जगह पे नहीं चलता। इसका जो ये पेरीहीलियन है ये एडवांस करता रहता है जब मैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है अप्लाई करूँगा इस इलेक्ट्रॉन के मोशन पे। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह अगर मूव कर रहा होगा, सपोज कीजिए यहाँ कहीं न्यूक्लियस था, तो अगर ये इस तरह से एडवांस करता रहा तो अल्टीमेटली ऐसा भी हो सकता है ना कि वो न्यूक्लियस को जो है पेनिट्रेट कर जाए, न्यूक्लियस के रास्ते में आ जाए, तो या आ भी जाएगा या नहीं भी आ सकता। तो हमारे पास दो तरह के ऑर्बिट हो सकते हैं, पेनिट्रेटिंग या नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करते हुए न्यूक्लियस को पेनिट्रेट नहीं करता, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर जाता है, उस केस में जो ऑर्बिट है वो फर्दर परटर्ब्ड या फर्दर डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की फील्ड भी आ जाती है। तो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या है? जिसमें सच ऑर्बिट्स डू नॉट पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर and correspond to those states for which azimuthal quantum number k is very nearly equal to principal quantum number। तो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट की एक कंडीशन भी है। एक तो है ही कि भाई जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस को पेनिट्रेट नहीं करता, और दूसरी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर k है वो अप्रॉक्सीमेटली टोटल क्वांटम नंबर n के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है f ऑर्बिट इन अल्कली मेटल्स। f ऑर्बिट इन अल्कली मेटल्स वो है नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स होते हैं। और इस केस में ये जो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट है, इसमें जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है टू दी टोटल क्वांटम नंबर J के। ये तो था नॉन पेनिट्रेटिंग। फिर है पेनिट्रेटिंग। ये तो छोटे 2-3 नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें आ सकता है। पेनिट्रेटिंग में सच ऑर्बिट्स पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर ड्यू टू दी विच एजीमुथल क्वांटम नंबर k इज नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। और जो इनके बीच में डिफरेंस है k और n के बीच में, जो k और n के बीच में डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं हम क्वांटम डिफेक्ट। इसकी एग्जांपल है s ऑर्बिट ऑफ लिथियम, S and P ऑर्बिट ऑफ
सोडियम या फिर पोटाशियम, नोट सोडियम या फिर पोटाशियम। ठीक है, तो अगर आपने ड्रॉ करना है नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट कैसा होएगा, ये सपोज ये न्यूक्लियस है, ये रोटेशन था इलेक्ट्रॉन का, इसका पेरिहीलियन जो है इस तरह से तो हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को पेनिट्रेट नहीं किया। और पेनिट्रेटिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा था, अल्टीमेटली इस पे न्यूक्लियस पे फॉल कर जाता है और उसके बाद उसका जो मोशन है वो और ज़्यादा परटर्ब हो जाता है, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। फिर आगे जो है मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी डेरिवेशन कराऊंगा, एनर्जी डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर पेनिट्रेटिंग एज वेल एज नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। सो लास्ट क्लास में मैंने पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स बताए थे। नाउ आई विल राइट एनर्जी डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। अब अगेन कंप्लीट मैथमेटिकल डेरिवेशन है, सो आपने समझ लेनी है और कहीं किसी को डाउट आए तो वो मेरे से बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट है, मैं श्रोडिंगर सिंप्लीफाइड मॉडल लूँगा एटॉमिक कोर का, जिसमें द कोर इलेक्ट्रॉन का बेसिक मीनिंग है आपके पास एक कोर है, कोर का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाउंड है न्यूक्लियस से, और उसके अलावा एक मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि कोर का पार्ट नहीं होता। तो सपोज कोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक स्फीयर पे जिसका रेडियस है रो। सपोज ZIE वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनसाइड एटॉमिक कोर। इस एटॉमिक कोर के इनसाइड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, ZIE है, और ZOE जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटसाइड न्यूक्लियर कोर। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, अब मैं जो है कौन सा ऑर्बिट लिया है, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, तो वो पेनिट्रेट कर गया एटॉमिक कोर में और वो उसके बाद किसी और डायरेक्शन में चला गया। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा V0 that is given by minus Z0 square Z0 E square divided by 4 pi epsilon naught into R. Here I consider R is greater than rho. तो आउटसाइड की बात है इसलिए मैंने Z0 E लिखा है, ZIE नहीं लिखा। बट इनसाइड भी तो हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर मुझे आउटसाइड की जगह इनसाइड लिखनी है, इनसाइड जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी इन्फिनिटी से लेके, ये जो है रेडियस, इसका रेडियस कितना है रो, तो इन्फिनिटी से लेके रो तक अलग होएगी, और फिर रो से मतलब जैसे हम कूलम्स लॉ में नहीं करते थे, सपोज ये एटॉमिक कोर है, मुझे अब इनसाइड निकालनी है, इनसाइड एट सम डिस्टेंस R, और जो एटॉमिक कोर है उसका जो रेडियस है वो है रो। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन्फिनिटी से रो तक जाऊँगा और रो से आगे ये रो से R तक जाऊँगा, 2 बार इंटीग्रेशन होएगी, इन्फिनिटी टू रो। जब इन्फिनिटी टू रो तक जाऊँगा मैं आउटसाइड हूँ तो Z0 आएगा, Z0 E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू dr, बेसिकली फोर्स इंटू dr का इंटीग्रल किया ना, प्लस अब मैं रो से R तक जाऊँगा, रो टू R। अब मैं ZI लूँगा क्योंकि मैं इनसाइड हूँ, ZI E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू dr। इंटीग्रेट कर दीजिए, VI की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी। अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखूँ तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, देयरफॉर इट विल बी 1/2m काइनेटिक एनर्जीज PR स्क्वायर प्लस P थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वेयर PR एंड P थीटा आर द रेडियल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब सिंस जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है वो तो इंडिपेंडेंट है किसके, थीटा के। जब थीटा के इंडिपेंडेंट है तो मतलब P थीटा जो है वो कांस्टेंट है, P थीटा कांस्टेंट है। अब आपको क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन आपको पता है, वो कहाँ से निकाली थी, विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल से। वो क्या थी, P थीटा इंटू डी थीटा
फ्रॉम 0 to 2 पाई इज इक्वल टू के इंटू एच, डेट इम्प्लाइज पी थीटा कितना आ जाएगा, के एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इनसाइड, टोटल एनर्जी इनसाइड ई आई विल बिकम 1/2m पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड, वो कितनी थी, वो ये निकाली है मैंने, माइनस जेड आई ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस जेड आई माइनस जेड नॉट इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो आएगी 2m, ये 2m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा ई आई, जब ये साइड चला जाएगा ये बन जाएगा प्लस जेड आई ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जब ये साइड जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, जेड आई माइनस जेड नॉट इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो। इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं पी आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो पी आर की वैल्यू निकालने के लिए दिस 2m, ये तो सारा एस एच आ जाएगा, ई आई प्लस जेड आई ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर माइनस ऑफ जेड आई माइनस जेड नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ई स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और पी आर निकाला ये स्क्वायर था तो इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये मैंने पी आर की वैल्यू निकाल ली, ये मैंने किया ई आई के लिए। सिमिलरली ई नोट भी निकाल सकता हूँ, ई नोट क्या आएगा 1/2m पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैंने आउटसाइड की लिखनी है, माइनस जेड नोट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। जैसे यहाँ पे पी आर की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे भी पी आर की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे पी आर की वैल्यू आएगी 2m इंटू ई नोट प्लस जेड नोट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर माइनस पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपके पास पी आर की वैल्यू एक तो आ गई इनसाइड और एक आ गई आउटसाइड, ठीक है। क्वांटम कंडीशन जो है वो मैं